तो अब दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं। पूछा जाता है कि ध्रुव किसे कहते हैं, तो देखिए दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। इसको अंग्रेजी में पोल कहते हैं, इसलिए इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो दर्पण का जो मध्य भाग होता है, देखिए ये दर्पण आपका है, आपके चित्र के द्वारा ये दर्पण है, और इसके बीचों बीच वाला जो भाग ये देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद से देखिए दूसरा जो डिफिनेशन आता है मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस वह बिंदु है जिससे जाने वाली प्रकाश के किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप इसको फिगर से देखेंगे ना, समझ जाएंगे। देखिए ना, यही तो है फिगर, ये फिगर है, इसे हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं, जो मुख्य फोकस है। देखिए ये दर्पण बनाया गया है, और इसके जो है ना उठे हुए भाग पर ये सब कलई किया गया। आप देख भी रहे हैं, उठे हुए जो भाग है ना, इस पर कलई की गई है। और देखिए ये प्रकाश किरण होता है। देखिए मुख्य फोकस सही तो है, ये मुख्य फोकस, यानी मुख्य फोकस से आपने कहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए ये भी तो ठीक है। उसके बाद से एक बात होता है ना, फोकस दूरी। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यह भी बात क्लियर हो गई कि जो मुख्य फोकस है, और देखिए चित्र के माध्यम से देखते हैं हम लोग। देखिए ये मुख्य फोकस है और ये ध्रुव है, और इसी के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, और इसको एफ से। एक बात अभी जान जाइएगा, अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा माइनस में होता है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। उसके बाद से एक चीज़ आता है वक्रता केंद्र, ये इसको भी देख लेते हैं हम लोग। आप कहेंगे ना कि जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस आ जाती है या लौट जाती है। जहाँ से जाएगी टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। फिगर के हिसाब से देख लेते हैं। देखिए ना, देखिए ये आपका देखिए दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसके उठे हुए भाग पर कलई किया गया। ये ध्रुव पी है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। और आपने क्या कहा कि जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद इसी मार्ग से क्या होती है, वापस लौट जाती है। जैसे गई वैसे ही वापस लौट गई है, तो ये वक्रता केंद्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद से देखिए एक चीज़ और आता है जिसका नाम होता है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या में आप कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ना, देखिए ये आपका जो है दर्पण है, उठे हुए भाग पर कलई की गई है, ये वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र जो ध्रुव होता है इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद से एक होता है मुख्य अक्ष। आप मुख्य अक्ष में कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी क्या कहेंगे आप, जो वक्रता केंद्र सी है और जो ध्रुव है इसके मिलाने वाले जो ये रेखा है, ये जो आप रेखा देख रहे हैं इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। याद कर लेना है कि वक्रता केंद्र और जो ध्रुव के मिलाने वाली रेखा है उसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से देखिए आगे आता है प्रतिबिंब बनने के नियम या प्रतिबिंब बनाने के नियम। आप देखेंगे यहाँ पर 3 नियम होता है। पहला नियम देखिए क्या है। पहला नियम ये है कि जब किसी वस्तु या इसी को बिंब भी कहते हैं से कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाती है। तो पहला तो बात क्लियर हो गया कि जब दर्पण से टकराएगी तो मुख्य फोकस से जाएगी। देखिए जैसे आपने नियम लिखा वैसे आपका चित्र भी है। ये दर्पण है, उठे हुए भाग पर कलई की गई। ये वस्तु है, और आपने कहा है कि और ये मुख्य अक्ष है कि जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाती है। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर के जाती है। चलिए अब आते हैं नियम नंबर 2। तो नियम नंबर 2 में कहेंगे कि जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप देखिए इसमें बता सकते हैं कि ये आपका देखिए किस तरीके से अवतल दर्पण है, उठा हुआ भाग है, और आपने कहा कि जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही बता सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से सारा जो है ना डाटा आपको याद होना चाहिए। देखिए अगला जो है आपका है तीसरा नियम कि जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश के किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र यानी उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो ये भी जान गए हम लोग कि ये है आपका अवतल दर्पण, और ये जो देख रहे हैं वस्तु है, और आपने कहा है कि जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद देखिए ना ये तीर बताता है कि आ रही है, और दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। चलिए उसके बाद से अगला आता है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने 6 प्रतिबिंब बनते हैं। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या होता है। जो पहला कब बनेगा, जब वस्तु अनंत पर हो। पूछा जाता है ना कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो जो प्रतिबिंब होता है सी और एफ के बीच में बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। देखिए जितने नीचे बनेंगे सब उल्टा होंगे और वास्तविक होंगे, ये बात तो क्लियर होगी। यानी जब वस्तु का अनंत पर रखते हैं, देखिए 2 प्रकार से किरण चलती है। एक मुख्य फोकस होकर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और एक मुख्य फोकस होकर जाती है और टकराने के बाद वापस लौट जाती है। जहाँ पर दोनों मिलता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। सी और यहाँ अनंत पर बनता है, ई पर बनता है, बता सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरीके से जब वस्तु अनंत पर हो तो उसकी बात आपने देखा कि प्रतिबिंब जो होगा ई पर बनेगा। ठीक है, आइए दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा ये कहता है ना कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो। तो देखिए जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है तथा प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। यानी नीचे जितना होगा सब वास्तविक उल्टा कहेंगे और छोटा कहेंगे। देखिए फिगर कैसे बनाया गया। ये आपका अवतल दर्पण है, उठे हुए भाग पर कलई किया गया है। आप इसको दिखा भी सकते हैं कि उठा हुआ भाग पर कलई किया गया है। ये देखिए अनंत और सी के बीच में वस्तु को रखा गया। ओ का मतलब होता है वस्तु, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश से किरण गई, टकरा करके एफ से गई। दूसरा का आपका सी से जाती है, टकरा करके उसी मार्ग से वापस लौट गई। और देखिए दोनों के बीच में आपका क्या बन गया, ये प्रतिबिंब बना है। देख रहे हैं यहाँ पर कैसा बना है, वास्तविक, उल्टा और छोटा बना है। सी और एफ के बीच में बना है। उसके बाद से आगे आप बढ़ते हैं। और तीसरा नंबर जो आता है ना वह कहता है आपके कि जब वस्तु सी पर हो तब प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए आपको फिगर बनाया गया है। ये अवतल दर्पण है, वस्तु को ओ को सी पर रखा गया है। 2 प्रकाश की किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद एफ से होकर चली गई, और दूसरा का आपका एफ से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और सी पर ही बना आपका प्रतिबिंब, और वस्तु के बराबर ही बनेगा। देखिए लिखा भी गया है कि जब वस्तु को सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है और सी पर ही बनता है। ये बात बता देंगे। उसके बाद से आता है नेक्स्ट जो होता है 4 नंबर की जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तब। तो जब वस्तु सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में बनता है तथा प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। अब यहाँ से बड़ा बनना शुरू हो गया। देखिए ये आपका है अवतल दर्पण है, और जो वस्तु है उसको अनंत और सी और एफ के बीच में, यहाँ पर वो है सी और एफ के बीच में रखा गया है। एक जो होता है वक्रता केंद्र से होकर गया, फिर वापस दूसरा का मुख्य अक्ष के समांतर गया, फिर एफ से होकर चला गया। प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। उसके बाद से अगला आता है आपका जिसका नाम होता है जब वस्तु एफ पर हो। तो कह सकते हैं कि जब वस्तु को एफ पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तथा प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, लेकिन आपको प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यह अवतल दर्पण है, वस्तु को हमने एफ पर रख दिया है। एक प्रकाश से किरण मुख्य अक्ष के समांतर गया तो नियम ये होता है कि दर्पण से टकराएगा, मुख्य फोकस होकर चला जाएगा। दूसरा आपका वक्रता केंद्र से सीधा चला गया, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और दिखाई नहीं देगा, लेकिन वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। चलिए अब आते हैं 6 नंबर है जब वस्तु एफ और
P के बीच में हो। तो कहिएगा जब वस्तु F और P के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए बना है, यही आभासी है क्योंकि आपने डैश करके बनाया। तो ये आपका दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है और ये मुख्य फोकस है और ये ध्रुव है, यानी F और P के बीच में ये वस्तु को रखा गया है। एक जो होगा प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा तो टकरा करके F से जाएगा, दूसरा आपका C से सीधा निकल जाएगा। डैश करेंगे तो दर्पण के पीछे जो होगा प्रतिबिंब आभासी बनता है। याद रखिएगा अवतल दर्पण में V का मान तभी पॉजिटिव होता है जब आभासी बनता है, ये प्रतिबिंब है। बाकी हर एक कंडीशन में V का मान माइनस में होता है। तो ये भी आप जान गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए एक चीज़ और आता है जिसका नाम होता है अवतल दर्पण का पहचान। कैसे हम लोग करेंगे अवतल दर्पण की पहचान? तो बता सकते हैं कि अवतल दर्पण में बीच वाला भाग उठा हुआ होता है, यानी टच करेंगे तो ये बकरिए। उसके बाद से अवतल दर्पण का उपयोग तो टॉर्च, कार, मोटर, रेलवे इंजन के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में इसका प्रयोग करते हैं। चिकित्सा में डॉक्टरी द्वारा कान, नाक, गला की कांच करने में प्रयोग करते हैं हम लोग।